ठीक है, तो भैया एलिमिनेशन हो गया था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पढ़ ली थी वहां पर, है ना? कुछ चीजें धीरे धीरे करके और पढ़ेंगे। तो एसेस तो हो गई ये चीजें, एम्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन ने भेज दिए थे, कर लिए, है ना? मेंस और एडवांस के धीरे धीरे मिलते जाएंगे, मिल रहे होंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं ना, शीट्स वगैरह में। ठीक है, बाकी और शीट में मिल जाएंगे। तो अभी जल्दी से चालू करके खत्म करेंगे बाद में, क्या, नया चैप्टर, दैट इज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, जिसमें अराइल हैलाइड का अपने को नाम लिखने के अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अराइल हैलाइड तो पूरा ही पढ़ चुके हैं। SNAE पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड क्या है भैया, कि बेंजीन का हेलोजिनेशन करा दो, उसके बाद फिनॉल पे क्या डाल दो, NaOH, सॉरी वो तो अलग चीज है, वो तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है ना? इससे बनता थोड़ी है, वो फिनॉल बनता है उससे। अल्काइल हैलाइड में भी मोस्ट ऑफ द चीजें कर चुके हैं, पर सर हमको कैसे पता पड़ेगा हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कर दी, हम क्यों भरोसा करें आप पे? ठीक है, तो कल अपन ऐसा करेंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी खोल लेंगे और फिर देख लेंगे अल्काइल हैलाइड में कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, है ना? मतलब मजे की बात करें तो अल्कोहल चैप्टर भी काफी थोड़ा बहुत हो चुका है, तो चैप्टर वाइज ये अधिकतर हो चुका है, अल्कोहल भी थोड़ा बहुत हो चुका है, ऐसे अमीन्स भी आधे से ज्यादा हो चुका है, मतलब कुछ चीजें बची हैं बेशक। तो चैप्टर वाइज अपन चीजों को रिवाइज करते जाएंगे, है ना? बट अभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन तो कल अपन एनसीईआरटी खोलेंगे उससे करेंगे, शायद तक भाई को दिखे नहीं यहाँ तक का, क्योंकि एनसीईआरटी छोटी है। तो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी हो तो लेके आना, अगर हो तो, है ना? वैसे होना ही चाहिए, लगती है आखिरी तक तो बहुत लगती है, हो तो ले आना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो अपने को कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो पढ़ना है, जैसे एक्चुअली मेरे को नहीं पता एनसीईआरटी में है कि नहीं ये रिएक्शन, बट क्वेश्चंस तो आते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, बोरोडीन, अबे बोरोडीन है, बोरोलीन नहीं है, आगे से जरा सा दे दो हाथ में, बोरोडीन। दो अलग अलग साइंटिस्ट होंगे बेशक, है ना? बेशक दो अलग अलग साइंटिस्ट होंगे। बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन क्या है ये? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से, क्या बात है सर, चांदी चांदी की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है, उससे हैलाइड बनाने की मेथड। तो क्या हो सकता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ए जी, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? इससे आपको हैलाइड बनाना है, तो इसमें क्या डालते हैं, एक लाइन में लिखूं तो इसमें डालते हैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। CCl4 क्या होता है? सॉल्वेंट, कुछ काम नहीं है उसका। रिफ्लक्स क्या होता है? इंस्टेंट हीट एंड इंस्टेंट कूल करना। अपने सिलेबस में सिर्फ एक रिएक्शन है जहां पर रिफ्लक्स लगता है, और वो एक रिएक्शन यही है, वो एक रिएक्शन यही है जहां पर रिफ्लक्स लगता है बस। तो क्या बन जाता है यहाँ पे? मेजरली बनता है RX, चलो वो तो अभी बना लेंगे अपन, बनाते हैं अभी। ठीक है, चलते हैं मैकेनिज्म पे, और यहाँ पर कुछ चीजें लिख लेंगे क्या बन रही है क्या नहीं। ठीक है, चलिए तो आते हैं मैकेनिज्म पे, करते हैं मैकेनिज्म की बात, समझते हैं मैकेनिज्म के जज्बात। तूने तो कर लिया था, यश ने तो कर लिया था, और बाकी कुणाल नहीं आया, आया है, कर लिया? अरे गजब, लिखा कॉपी। आर्या कर लिया, और कौन सी, आकांक्षा नहीं है आज, इधर है क्या आकांक्षा? आकांक्षा इधर है, क्या हुआ भाई? अच्छा, मेरे को लगा था कुछ, हाँ अच्छी बात है भाई, तेरे पे भरोसा है मेरे को थोड़ा सा। ये बता, F क्यों हटा, BR क्यों नहीं हटा? क्योंकि लिखा हुआ था सोल्यूशन में। DRT में भी ऐसे टॉप करता है ना तो,
मैंने सुना है मार्केट में। हाँ सेकंड आता है कभी कभी, और वो भी उसमें जो पढ़ाया नहीं है ना, भले से पढ़ा नहीं हो फिर भी अपन सेकंड आ रहे हैं। 7-8 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के, देखो दे दू डेफिनेट का क्वेश्चन है। तुक्के मन से मारे सब सही बैठ गए, क्या भगवान का आशीर्वाद है तेरे पे? बोल तो हम लाइन लगा के पैर पढ़ लेते तेरे सब। यहाँ बैठ जा चेयर पे, फूल नारियल चढ़ा देंगे तेरे पे हम। अबे डेफिनेट का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा तेरे से, मेरे से ज्यादा बन जाएंगे डेफिनेट के अभी। मतलब देखो तो सही, हवाबाजी। क्या मजा आएंगे मतलब। पिताजी को तो पूछता नहीं वैसे भी उसका रिजल्ट। अच्छा संडे टेस्ट भी ऐसे देता होगा ना, संडे टेस्ट। अच्छा अलग उसकी टेक्निक अलग है कुछ, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। यस सर कर लिया, अच्छा अच्छी बात है, कोई बढ़िया बढ़िया बात, चलो ठीक है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। जनता को पूरी जानकारी है। और मैकेनिज्म पे आते हैं। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया। तो देखना एक्स क्या हो सकता है। एक्स हो सकता है या तो Cl2 या तो Br2। फ्लोरीन है उसकी दुनिया अलग है। फ्लोरीन भाई साहब अपना अलग दुनिया चलाते हैं। आयोडीन भाई साहब हो सकते हैं, बट आयोडीन में जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो, इस केस में जो माइनर होता है ना, वो आयोडीन में मेजर बन जाता है। पर वो रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, और उस रिएक्शन का नाम बहुत अजीब है। हंस हंस के मजा आ जाएंगे, पर वो सिलेबस का नाम मतलब पार्ट नहीं है। बिम बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन, बच्चा इतने बढ़िया नाम है तो उसको रट लेता है, पर वो सिलेबस में नहीं है इतनी। बिम बॉम्ब सिमोनिनी। बोर्ड यूनिवर्सिटी का भी मेरे को नहीं मालूम कहाँ दे रखी है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो भैया सिल्वर सॉल्ट उधर X2 है, लेट इट बी Br और Cl। Cl ले लेते हैं, Br ले लेते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज Cl पे गया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। तो क्या बना दोस्तों, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस, ये Cl पॉजिटिव था, अरे ये O नेगेटिव किस पे गया, Cl पॉजिटिव पे, तो OCl। अब ये जो Cl नेगेटिव और Ag पॉजिटिव है क्या करेंगे, आजकल, है ना, आजकल बनाएंगे। ठीक है। अब अब उधर से चल चल के आए रिफ्लक्स, भाई साहब बोला मैं करूंगा जादू। रिफ्लक्स सिर्फ एक ही जगह काम आता है, यहां पर। और रिफ्लक्स का काम क्या होता है, क्या 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 बनाना। अरे तो वो तो रिफ्लक्स होता है, बट काम क्या होता है उसका, रेडिकल बनाना, है ना। वो तुमने बोला ठीक है, इंस्टेंट हीटिंग कूलिंग दैट्स थिंग, बट रेडिकल बनाना क्यों, क्योंकि रेडिकल बनाने में क्या लगती है, हेल्पर, है ना। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, रिफ्लक्स। तो वो जितना बड़ा हेल्पर रखना है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन में काम आता है, रिफ्लक्स। बाकी सब तो हमेशा काम होता है। तो रिफ्लक्स का काम क्या है दोस्तों, वेजिकल बनाना। क्या करना, वेजिकल। कहाँ का रेजिकल बनाएगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, होमोलिटिकल। रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, होमोलिटिकल। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस Cl रेडिकल या फिर Br रेडिकल। अब जैसे ही ऐसा बन जाए तो एक पॉसिबिलिटी आएगी, उधर से CO2 बोलेगा सर मेरे को उड़ना है। क्यों, क्योंकि जब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा CO2 उड़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ सकती है, बढ़ेगी ही सही, बढ़ सकती है, क्या होता है। तो जब भी ऐसा सिस्टम दिखे, CO2 या फिर SO2 ऐसा कुछ दिखे तो उड़ा देना। ऐसे कैसे उड़ा देना सर, ये उड़ गया, मैकेनिज्म से उड़ाएंगे। तो अगर मेरे को बनाना है CO2, तो इस CO2 के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड, और अगर यहाँ पर रेडिकल है तो इस बॉन्ड को तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल। तो यहाँ बन गया रेडिकल, ये रेडिकल और रेडिकल कॉम्बाइन होकर क्या बनाएंगे, O2 CO2। अब CO2 प्लस R रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। अब एक चीज बोलोगे सर मेटर होगा, भाई को बुला लो, RR बना लो। नहीं, भाई को बुलाना जब दोस्ती तुम्हारा पावरफुल है, जबरन भाई को बुलाना, हमेशा भाई को बुलाते हो मेटर होते हैं तो। कोई नहीं हो दोस्त वोस्त तो अलग बात है भाई की, भाई तो भाई होता है, बट जब दोस्ती पावरफुल हो तो दोस्त के साथ चल जाओ। तो यहाँ पे पड़ा हुआ ना, यहाँ पे इसका साथी Cl रेडिकल दूसरे R रेडिकल को बुला सकता है अगर दोस्त से नहीं सॉल्व हो पा रहा हो तो मैटर। बट मेजरली क्या बनेगा, RCl। मेजरली क्या बनेगा, RCl। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना, RX, RX प्लस CO2 उड़ गया, CO2 उड़ गया। अब दोस्तों बात करते हैं माइनर प्रोडक्ट की। माइनर भी तो कुछ बन सकता है, क्या बन सकता है माइनर, भाई को बुला लिया, ऐसा भी हो सकता है कि भैया नहीं सॉल्व हो पा रहा हूँ, दोस्तों से नहीं हो पा रहा, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जिसका दोस्त नहीं है वो भाई को भी बुला सकता है। तो क्या बन सकता है, RR। और पॉसिबिलिटी भी है, और एक और पॉसिबिलिटी है कि
इसकी सपोज मानो 1 लाख मॉलिक्यूल है, 1 लाख तो बहुत होते हैं। अबे एक मोल में 6/23, वो उसके मुकाबले तो 1 लाख बहुत ही कम है। तो सपोज मानो इसके 1 लाख मॉलिक्यूल है, वैसे तो चलो मान लो 10 ही मॉलिक्यूल है, तो ऐसा तो होगा नहीं, 10 तो कम होता है, 100 है, चलो 100, ठीक है, डील करते हैं 100 की। 100 तो ऐसा तो होगा नहीं कि 100 की 100 फ्रेगमेंट हो जाएंगे, कुछ गिने चुने 3-4 इस फॉर्म में भी रह जाएंगे। पूरे मॉलिक्यूल में 100 के 100 फ्रेगमेंट नहीं होंगे, गिने चुने 3-4 ऐसे भी रह सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यही मिल जाए आर रेडिकल को। आर रेडिकल को सपोज 90 मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट होकर आर रेडिकल बना दिए, पर 10 मॉलिक्यूल ये रह गए, तो ये और ये भी तो कंबाइन हो सकता है। तो क्या बनेगा देखना, देखो देखो क्या बना, क्या बना, RCOO। देखो 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 बे, देखो बे, ये ओ रेडिकल है, इसके साथ क्या जुड़ गया, आर रेडिकल, तो ये क्या है, एस्टर भी बनता है माइनर प्रोडक्ट। आर तो इजी है समझना, बट एस्टर समझना इज द मेन थिंग। मेजर प्रोडक्ट कौन है, हैलाइड, वो भी क्लोराइड या ब्रोमाइड, और फिर उसके अलावा एस्टर भी माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब बिम्बॉम सिमोनिनी रिएक्शन जो अपने सिलेबस नहीं है, उसमें क्या होता है, उसमें आप लेते हो यहाँ पे आयोडीन, क्या लेते हो, आयोडीन। आयोडीन कम लेते हो और ये एक्सेस में लेते हो, तो पता है बिम्बॉम सिमोनिनी में एस्टर मेजर बनता है और आयोडाइड माइनर बनता है, क्योंकि आई रेडिकल चाहता नहीं है उससे कंबाइन होना, है ना। आई रेडिकल नहीं चाहता उससे कंबाइन होना, क्योंकि आई रेडिकल तो चाहता है मैं तो I2 बनाऊं, मैं नहीं कंबाइन होना, ठीक है। तो आई रेडिकल और आर आर आई जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है और एस्टर मेजर बनता है आयोडाइड के केस में, उसको बोलते हैं बिम्बॉम सिमोनिनी। बट वो मेरे को नहीं लगता पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ा दी काफी है। बोरोडिन हुस्डीकर रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्स्ट्रा डालो, रिफ्लक्स की प्रेजेंस में बनेगा हैलाइड, वाया रेडिकल मैकेनिज्म, वाया रेडिकल मैकेनिज्म। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई खास दम नहीं है। हाँ कौन, पार्टली आयनिक पार्टली कोवेलेंट, अगर आयनिक मानेगा तो भी आंसर आ जाएगा, कोवेलेंट मानेगा तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर तू कोवेलेंट मानेगा तो ओ का लोन पर जाएगा इस पे, बात तो वही, मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ना है। इज्जतदार हेडिंग डाल भाई, नया चैप्टर है, लाइन वाइन की थोड़ा कलर वलर यूज कर, कल ना बाद में कर लेना, इज्जत करो चैप्टर की, चैप्टर तुम्हारी इज्जत करेगा। हाँ भाई आयरन मैन धोता वगैरह है कि नहीं इसको, संडे संडे, सैटरडे सैटरडे, अच्छा दो एक जैसे, अच्छा। अच्छा हाँ वो कल शाम को मेरे को एकदम याद आ गया, अरे वो अभी बैठने की दिक्कत जो है ना वो टेम्परेरी है, सॉल्व हो जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि उन लोगों की जो एग्जाम है 12 तारीख को एग्जाम है उनकी, नीट वालों की, तो वो रूम पूरा खाली हो जाएगा एक तो, है ना, तो वहां हो जाएगी, और कुछ दिनों में एक आधी रूम और लेंगे प्रोबेबली। तो अभी वो टेम्परेरी इशू है ना, थोड़े दिन झेल लो, और 10 दिन उनको बिल्कुल परेशान मत करना उस रूम में जाके, मतलब जा सकते हो पर परेशान मत करना, क्योंकि एग्जाम है उन लोगों की 12 तारीख को, परेशान वरेशान मत करना उन्हें। फिर हम परेशान थोड़ी करते, मारते थोड़ी है उनको, अबे तुम बात करोगे तो भी वो परेशान होगे ना। 10 दिन की बात है, ठीक है। चलिए तो ये है बोरोडिन हुस्डीकर रिएक्शन, इतनी सी, कोई खास दम नहीं है इसमें। बिम बॉम सिमोनिनी मत लिख, इतना अट्रैक्टिव नाम है कि मेरे को अब तक याद है, बट आज तक उसका क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, है ना, बिम बॉम सिमोनिनी। चलिए इसके बारे में एक बहुत खास और बहुत एक्सेप्शनल चीज है,
मतलब खास क्यों, ये क्योंकि अलग है ना ये थोड़ा सा। जनरली तो रेडिकल 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, बट इसका लफड़ा कुछ और है। तो सर लफड़ा समझा दो। अबे हर किसी का लफड़ा क्यों समझे अपन? अगर अपने काम का लफड़ा हो, अपने पहचान वाले का कोई हो तो समझे। इसको सिर्फ एज अ लाइन लिख के रखो, है ना। इसका लफड़ा समझाने में अपना टाइम भी वेस्ट होगा और थोड़े कंसेप्ट भी इधर उधर होंगे। कॉम्बिनेशन वाला लफड़ा होता है यहाँ पर। बट इसको सिर्फ एज ए लाइन लिख के रखो, काम बहुत ज्यादा नहीं आता है, पर ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। क्या है? क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो रेडिकल तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो 3 डिग्री वाले की ज्यादा अच्छी होना चाहिए। बट नहीं, बात हो रही कॉम्बिनेशन की, तो 1 डिग्री ज्यादा अच्छे से होता है बोरोडिन उच्चीकर में। ठीक है। बहुत जगह तो इसका रीजन भी नहीं मिलेगा। तो सर आपने भी कौन सा बता दिया? हाँ, क्योंकि काम का नहीं है। नहीं, कॉम्बिनेशन है। रेडिकल दो तीन चीजें कर सकता है। कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन भी कर सकता है, और दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन 3 डिग्री में ज्यादा होता है, कॉम्बिनेशन 1 डिग्री में ज्यादा होता है, और इसको कंबाइन करना है सीएल के साथ। लोड मत लो यार इस चीज का। ये मैंने ऐसे ही बता दी कि चलो चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी देख लें जो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं देख पाए, है ना। और थोड़ी भी काम की है तो यहाँ पर अपन ने इसको देख ली है। ऑर्गेनिक में ही है ना, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक में ही तो होगा, और कहाँ होगा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया बोरोडिन का रिएक्शन। इसके बाद अब छोटी छोटी चीजें बची इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा दम नहीं है कुछ। अब ले लेते हैं अपन डीडीटी। क्या बात है सर? डीडीटी क्या होता है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ताऊ, ऐसा कुछ आपको। डीडीटी कहीं ना कहीं सुना होगा शायद तक तुमने, वो काय में, कहाँ पर? हाँ सही है, वही होता है, सही, एकदम सही बोल रहे हो। फर्टिलाइजर नहीं होता है, इंसेक्टिसाइड होता है ना। फर्टिलाइजर नहीं होता, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड में जमीन आसमान का फर्क है। रेजा, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइड, बीडीसी। अरे बहुत सारी चीजें भाई, इंसेक्टिसाइड अलग अलग होते हैं, है ना। अब बात समझो इसको, तुमने वो देखा होगा कभी बचपन में हरे कलर का ऐसा बैगऑन होता था? नहीं देखा? छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था। कब? वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी गैसेस यूज हुई थी, है ना, तुमको बताया थोड़ा बहुत। मार्स गैस नहीं थी वो, मस्टर्ड गैस थी, और भी थी एक दो और, लिविसाइड थी। ठीक है। पर वो मेरे को नहीं लगता एनसीईआरटी में कहीं दी हुई है अच्छे से। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूज हुई थी, पर इसमें लोगों को नहीं मारा था, इसमें मच्छर को मारा था। अरे अब वो बेचारे सैनिक सुबह से रात तक युद्ध लड़ रहे हैं, और रात में आकर उनको मच्छर खा रहे हैं, तो अगले दिन तो उनमें मोटिवेशन ही नहीं बचेगा युद्ध लड़ने का। बोले नहीं लड़ना, जाओ हम जा रहे हैं घर। ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही में वर्ल्ड वॉर 2 में आखिरी में जो है, मलेरिया डेंगू ये सब काफी फैलने लगे थे, क्योंकि वो जो वर्ल्ड वॉर ऐसा तो नहीं कि चंकट मार दिया खत्म भाई, वो बहुत लंबे लंबे चले। तो जब कोई चीज लंबी चलेगी तो इश्यूज आएंगे ही सही। तो आखिरी में वर्ल्ड वॉर 2 के इसमें वो मलेरिया और डेंगू इन सबका इशू आने लगा था। ठीक है। तो उन लोगों ने बुलाया, सरकारों ने साइंटिस्ट लोगों को, आओ। तो आए, तो उनने फिर उस समय इंसेक्टिसाइड डीडीटी का यूज करा था सीरियसली। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो आखिरी के सेकंड हाफ था वर्ल्ड वॉर 2 का, उसमें डीडीटी वाज वेरी मच यूज्ड। और उसके बाद फिर बाकी जगह भी यूज होने लगा, इंडिया में भी होता था, हर जगह होता था। ठीक है। बट अभी कुछ सालों पहले, मतलब 15-20 कुछ ऐसे, कुछ 25-30 साल हुए होंगे, कुछ सालों पहले डीडीटी, जो अमेरिकन साइंटिस्ट ये लोग हैं वो तेज होते हैं, उन्होंने देखा कि इससे ह्यूमंस पे थोड़े से एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। अरे मच्छर तो मर रहे हैं, साथ में तुम्हारे भी हाथ पैर में कुछ हो रहा हो तो फिर क्या दिक्कत है ना। ये भी तो एक चीज होती है कि नहीं होती है। ठीक है। मतलब मच्छर, वो जो तुमने वो गोल गोल क्या, कछुआ छाप से ज्यादा अच्छे से मरते हैं ना मच्छर। बट कछुआ छाप यूज कम होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को भी थोड़ा सफोकेशन देता है, अगर छोटे से कमरे में करोगे तो थोड़ा खर्चा करके ऑल आउट खरीद लेते हो, क्योंकि उससे सफोकेशन ये सब चीजें नहीं होती है। अच्छा, ऑल आउट पे भी तुमने कई बार देखा होगा, ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है। तो उसका साइंटिफिक रीजन, कभी ऑल आउट मच्छर को मारता नहीं है, कभी देखा नहीं होगा तुमने ऑल आउट और मच्छर मरा हुआ है यहाँ पे, ऐसे लाशें पड़ी हुई है 100 की यहाँ पे। मैंने रिसर्च, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, कि वो ऑल आउट जो वो ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है, जैसे अपनी तरफ क्यों आते हैं मच्छर,
क्योंकि अपन मच्छर ही है ऐसा नहीं, अपनी तरफ क्यों कुछ ऐसा कुछ सिक्रीट करते हैं अपन ऐसा कुछ, तो वो आके अट्रैक्ट होते हैं, आके बैठ जाते हैं, फिर खून चूस लेते हैं, है ना। तो वो जो ऑल आउट उसका ये होता है फंक्शन की वो ऐसी चीजें, ऐसी फ्रेग्रेंस देता है कि मच्छरों को अपनी ये जो चीज है उसका वो नहीं आए, स्मेल नहीं आए, तो मच्छर अपने पास तक नहीं आते हैं। उससे कभी भी मच्छर मरते नहीं है ऑल आउट से, ठीक है। मारने तो ऐसे हाथ और बैट से ही पड़ते हैं, बट ठीक है ना, अपन नहीं मार नहीं रहे तो क्या अपने को परेशान तो नहीं कर रहा है वो। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है तो वो नकली ऑल आउट है, ऐसा नहीं है, वो असली ही है, पर उससे मच्छर मारते नहीं है, उसका फिनोमिनन है उसका, ठीक है। वो ऐसी कुछ चीजें सिक्रेट करता है कि मच्छर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, मच्छर को डाइवो कर देता है, गुमराह, है ना, ऐसी चीजें कर देता है वो ऑल आउट। पर ये ऑल आउट कहाँ से आया पता नहीं कहाँ से आया। मच्छर भी बहुत टेढ़े होते हैं, बाकी क्या सब पास कर लेते हैं वो सब चीजें। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंसेक्टिसाइड यूज हुआ था डीडीटी, बट फॉरेन के साइंटिस्ट तेजस्वी होते हैं काफी, इन्होंने रिसर्च करी तो ह्यूमन को भी एडवर्स इफेक्ट डाल रहा था, तो बाद में ये बैन हो गया। कहाँ पर बैन हो गया? अमेरिका में। अब अमेरिका में बैन हुआ, उसके कुछ सालों बाद इंडिया में भी बैन हो गया, ठीक है। बट क्योंकि ये पड़ता था सस्ता, तो जो गरीब कंट्रीज है उन्होंने बैन नहीं करा, उन्होंने कहा सस्ता पड़ रहा है, थोड़ा बहुत झेल लेंगे, पर सस्ती चीज बैन नहीं करेंगे। तो आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में डीडीटी यूज होता है, कितने स्केल पे होता है वो तो वहां पे जाके देखना पड़ेगा, बट अपने को मतलब नहीं है। बट अमेरिका, इंडिया, इन सब में बैन है डीडीटी, ठीक है। अपने पास और भी तो टेक्निक है मच्छर मारने की, है ना। तो अभी अमेरिका, इंडिया और अच्छी, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री बट फिर भी बैंड है ना, क्योंकि अपने पास टेक्निक्स हैं। बट कुछ कंट्रीज में अभी भी डीडीटी बैन नहीं है। तो डीडीटी वाज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू किल मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, है ना, मॉस्किटो और उसके परिवार के लोगों को। पर सर वो तो ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाई, मेरे को सोचने दो पहले ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। कभी पूछना घर वालों से डीडीटी सुना है क्या, बोलेंगे हाँ सुना है, बचपन में अच्छा अच्छा मारने काम आता था। मुझे पूछना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन सुना है क्या, आंसर देने के पहले संकट मार देंगे, बोले ऐसी बातें मत करो, है ना। तो आपको इंपॉर्टेंट है क्या, तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि आपकी किताब में दे रखा है, आपकी किताब में है। तो ये दिखता कैसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीडीटी, फिनॉक्सिलिन, ये सब चीजें पूछी जाती है, क्योंकि कमर्शियली भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, है ना। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरा से ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लोरल में, अबे चोरल नहीं, क्लोरल, क्लोरल में 2 मोल डाल दो क्लोरोबेंजीन के इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो बन जाता है डीडीटी। वाह सर वाह। स्ट्रक्चर कैसा होता है? नीट और मेंस जैसे एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, चारों एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO। क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO। इसमें क्या डालते हैं दोस्तों? 2 मोल क्लोरोबेंजीन, 2 मोल क्लोरोबेंजीन। यह है क्लोरोबेंजीन और ये भी क्या है? क्लोरोबेंजीन, है ना। एसिडिक मीडियम डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है, बट अपने को इसको डब्बे मैकेनिज्म से याद रखना है। डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, है ना। डब्बे मैकेनिज्म से याद रखो इस चीज को, काम चिल है। तो इसके सीएल के पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आते हैं ना, ऑर्थो पर डायरेक्टिंग होता है। सर पैरा पे क्यों आया, ऑर्थो पे क्यों नहीं आया, बताता हूँ। हिंड्रेंस भी है ही सही, पर जब तुम एक्चुअल देखोगे ना, तो ऑर्थो वाले प्रोडक्ट भी बनते हैं सम ट्रेसेस में, लॉजिकल बात है। जब पैरा वाला बन रहा है तो ऑर्थो भी बनेगा। तो इसको करते हैं डब्बा मैकेनिज्म से। डब्बा मैकेनिज्म से क्या निकाल दो? पानी। सर डब्बा मैकेनिज्म आपको तो पसंद नहीं है, बट छोटी छोटी रिएक्शन में उससे ज्यादा लाइफ इजी होती है। आप हर चीज का मैकेनिज्म समझो, तो छोटी छोटी रिएक्शन में आप डब्बे से भी काम चला सकते हो, डब्बा मैकेनिज्म से। तो क्या बना दोस्तों? CCl CL CL CH। वाह सर, ये तो वही है ना जो पहले था, तीनों सीएल को खोल दिया बस। उसके अलावा बाकी के जो 2 बॉन्ड है वो क्या बन गए दोस्तों? पैरा पे क्लोरीन। समझो बात को, नीट और जेई मेंस में क्यों आ सकता है? क्योंकि वो एक ऑप्शन में क्या कर सकता है, 3 की जगह 2 क्लोरीन कर दे, इधर इधर दोनों पैरा की जगह एक पैरा कर दे, एक मेटा कर दे, एक मेटा ऑर्थो कर दे, ऐसे 4 ऑप्शन, बच्चा कंफ्यूज।
बोलेगा सर मच्छर मारने का काम आता है, इनमें से कोई भी यूज कर लो। भाई स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि दोनों क्लोरीन क्या है, पैरा पर है, और सी एच तो क्या है भैया, ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, कॉमन नेम है ये बेशक, है ना। तो ये है डीडीटी, वर्ल्ड वॉर 2 में इंसेक्टिसाइड, नाउ बैंड। इतना सा पता होना चाहिए बस, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कि भैया आप डीडीटी का स्ट्रक्चर बताओ, है ना। तो ये पता होना चाहिए। ठीक, इतना ही इंपॉर्टेंट है डीडीटी के बारे में बस। बाकी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि कुछ और तो नहीं लिखा है उन लोगों ने, है ना? समझ लेंगे। ठीक। हम्म, ठीक, छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। आया, सही है। ये लाइटें क्यों बंद कर रखी है, मतलब ये लाइट क्यों बंद कर रखी है? कर भाई कर, कोई दिक्कत नहीं। आए रिफ्लेक्शन तो आए, जरा सा तो चलता है इतना तो। लिख लिया। हाँ भाई, जैन ये तो तू भी कर लेगा। तू नीट देगा, तेरे नीट में आएगा विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, ये घोट के पी जाना। नंबर 5, नंबर सॉरी 4 नंबर, 5 है, 4, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में है। सेकंड चीज, इसके बाद छोटी मोटी चीजों का समूह पढ़ रहे हैं अपन, तो अब अपन ले लेते हैं फ्रियोन। फ्रियोन्स क्या होता है? अरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही फ्रियोन्स बोलते हैं। किसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है? सीएफसी। सर सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, स्प्रे, स्प्रे का एक छोटा सा कंस्टिट्यूएंट होता है सीएफसी, है ना। बट हाँ अब नहीं यूज करते हैं, अब सीएफसी यूज नहीं होते हैं उसमें। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या डिप्लीट करते हैं ये? ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं। अरे बचपन से कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की लेयर है जो अपने को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है ना। उस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम कौन कर रहा है? मेनली सीएफसी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सीएफसी जब इतना लंबा ट्रेवल करते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, थकते नहीं है वो लोग। बाकी की चीजें क्या, जाते जाते खराब हो जाती है, बट सीएफसी इतना लंबा ट्रेवल करके भी नहीं थकते, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो वहां जाके ओजोन स्ट्रेटोस्फियर 80-60 किलोमीटर होती है, कुछ 80-90 किलोमीटर, ठीक है, वहां तक जाते हैं और उसको भी डिप्लीट करते हैं धीरे धीरे। तो अब लेयर को डिप्लीट कर दिया तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज अपने तक आएगी, निपटाएगी, जल जाएंगे, मर जाएंगे मतलब में। ठीक है, तो अब सीएफसी इतने यूज नहीं होते हैं, पहले कहाँ यूज होते थे? अरे किसी भी चीज का हार्मफुल इफेक्ट तो करने के बाद ही समझ पड़ता है ना बहुत बार। कहाँ पर? फ्रिज में यूज होते थे, एयर कंडीशनर्स में होते थे, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर्स में, भाई ने बोला स्प्रे में होते थे। ठीक है, सही बात है, होते थे। अब इनका यूज बहुत कम कर दिया गया है। अब तुमने कई बार देखा होगा लिखा होता है स्प्रे में सीएफसी फ्री, अब नहीं यूज करते हैं बहुत बार, क्योंकि जबरन स्प्रे के चक्कर में ओजोन डिप्लीट कर दो और कुछ तो हो नहीं रहा है। क्यों? एड में तो क्या क्या बता देते हैं, मतलब नहीं है। अब वैसे भी जैसे जैसे चीजें हो रही है तो हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं तो चीजों को बंद कर देते हैं, फिर उनके सेफर अल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हैं, है ना। बट ऐसा भी नहीं है कि जीरो ही हो चुका, यूज होता है जहां जरूरत है। अपने को थोड़ा सा पढ़ना है, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। अलग अलग सीएफसीज होते हैं, एक दो लाइन ही पढ़ना है इसके बारे में। ये क्या करते हैं? डिप्लीट
डिप्लीट्स ओजोन लेयर, है ना। इसका हार्मफुल इफेक्ट तुमको मालूम है, स्किन वगैरह का जलना, इचिंग होना, डिजीनेस होना, ये सब चीजें। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, अल्ट्रावायलेट रेज अपने तक आएंगी तो होगी दिक्कत, दिक्कत परेशानी तकलीफ सब होगी। ठीक है, तो सीएफसी अब इतने यूज नहीं करता है। एक्चुअली बनाते कैसे सीएफसी, फ्रियोन्स कैसे बनाते हैं, तो जैसे आप ले लो CCl4, CCl4 में AgF डाल दो, तो पहले एक एफ हट जाएगा, सॉरी एक सीएल हट के एक एफ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CFCl3। ऐसे कारवां चलता रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं हो कि CCl4 ही हो, वो C2Cl6 भी हो सकता है, C2Cl5H भी हो सकता है ना। तो आप मेथड कैसे बनाते हैं, यहाँ आप लेते हो क्लोराइड्स, क्या लेते हो क्लोराइड्स, और क्लोराइड्स में क्या कराते हो AgF वगैरह डालते हो। मतलब कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, डी ब्रोगली, हाँ तो डी ब्लॉक का ही तो फ्लोराइड AgF। ठीक है, तो क्लोराइड्स में आप डाल दो डी ब्लॉक के फ्लोराइड्स AgF COF2 वगैरह, तो धीरे धीरे फ्लोराइड्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और जो आपको बनाना हो उस हिसाब से बन जाएगा। तो क्या सर फ्रिज वाला भी वही होता है कि जो डीओ में होता है, तो सर हम डीओ नहीं लगाएंगे, फ्रिज खोल के ऐसे हाथ पांव ऊपर कर लेंगे। CFC भी अलग अलग वैरायटी होती है इसकी, ठीक है, इसकी भी अलग अलग वैरायटीज होती है, और उन सबका नामकरण भी होता है। ठीक है, कि ये वाइल्ड स्टोन वाला CFC, ये वाला CFC नहीं, इनका जो केमिकल नॉमेनक्लेचर वो ऐसा होता है समथिंग लाइक कि CFC11, सॉरी CFC11 नहीं, फ्रियोन 11 या फ्रियोन 12। तुमसे पूछेगा फ्रियोन 12, ऐसा फ्रियोन जिसकी 12 बज गई है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रियोन 12 का केमिकल नेम आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो मैं इसकी टेक्निक बताता हूँ। अबे भाई ठीक है, जा जा मत, अरे कैसे जाता है ये बीच में आ क्यों जाता है, हट भाई मान जा यार। हाँ मानता ही नहीं है, हाँ उसको बीच बीच में क्या फुटेज चाहिए। तो फ्रियोन 12, इसका किसी ने तुमसे फॉर्मूला पूछना तो सर इसकी ट्रिक बताओ। ट्रिक नहीं, कंसेप्ट ही है, वो साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया, ऐसा तो नहीं भगवान आ गए थे बोले आज से तू फ्रियोन 12, आज से तू 13। तो साइंटिस्ट लोगों ने ही करी है सब चीजें, ऐसे ही नाम दिए। तो दो तीन अलग अलग तरीके हैं, बट दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो मेरा तरीका तो सिंपल है, आप इसमें क्या ऐड कर दो 90, ऐड कर दो 90, 90 ऐड करोगे तो 12 में 90 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अबे 90 में 12 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 102, पक्के से। तो जो 3 डिजिट नंबर मिलेगा, 3 डिजिट नंबर मिलेगा, ये क्या है चहफ, चहफ मतलब ये क्या है चहफ, चहफ, चहफ क्या होता है, अबे CHF। तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा, उसमें पहला क्या बताएगा नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा नंबर ऑफ फ्लोरीन, और बचा कुचा, बचा कुचा है ना, बचा कुचा लिखा है, बचा कुचा दान कर देंगे, नहीं बचा कुचा कल खा लेंगे, मतलब क्लोरीन। बचा कुचा सर कैसे बचेगा, अरे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर इनमें वैलेंसी खत्म हो रही है तो अच्छी बात है, बट अगर बच गया तो उसको कल खा लेना, मतलब क्लोरीन डाल देना उसमें। तो पहले फ्रियोन 12 का फॉर्मूला निकाले, फ्रियोन 12 का फॉर्मूला निकाले, 12 + 90 102, तो कार्बन कितने भैया एक, हाइड्रोजन 0, तो जो 0 उसको थोड़ी लिखेंगे, लिखते हैं क्या 0 को, सर हम तो 1 को भी नहीं लिखते, हाँ वो नहीं लिखते जनरली, मैंने ऐसे लिख दिया। फ्लोरीन कितने हैं 2, 1 को भी नहीं लिख रहा, CF2 2। अब कुछ बचा है क्या, 2 रोटी बच गई क्यों, अरे 4 होती है ना वैलेंसी, अभी तो 2 ही सेटिस्फाई हुई है, 2 वैलेंसी बच गई है, तो बचा कुचा किसका क्लोरीन का। तो कोई पूछे फ्रियोन 12 का फॉर्मूला तो क्या बोलोगे CF2Cl2। ठीक है चलो, एक दो बच्चों वाले क्वेश्चन तुम करो, वैसे एनसीईआरटी में टेक्निक नहीं दे रखी है तो पूछता नहीं है कोई, बट अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, कोई टफ चीज थोड़ी है ये। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे और इसको भी खत्म करते हैं फिर फ्रियोन। क्लोराइड्स में आप स्वार्ट्स रिएक्शन कराओ तो ऐसे अलग अलग CFCs बनते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम करो फ्रियोन 13, और दूसरा क्वेश्चन करो फ्रियोन 123। करोगे क्या कि मैं ही करूं, अबे हवाबाज लोगों कॉपी में करो।
हर बार 90 ही प्लस करना है। हाँ भाई 90 ही प्लस करना है, 90 ही करना है भाई, यही तो टेक्निक है। बोलो बोलो बोलो। क्या रहा है 13 वाले का फॉर्मूला? CF3Cl 123 का सी, सी तो दो आएंगे ना भाई, मेरे को थोड़ी रटे हुए, मेरे को भी निकालने पड़ेंगे वो तो। चलो दोस्तों आओ 90 ऐड करें, 90 और 13 113, अबे 103, ये क्या चहफ, और ये चिड़िया चहफ है ना। तो कार्बन कितना है? एक, हाइड्रोजन जीरो, फ्लोरीन अब तीन, बचा कुचा Cl, CF3Cl है ना। 123 में भी आप करो 90 ऐड, कितना बनेगा? 223 में से 10 का मतलब 213, 213, और 213 क्या है? चहफ, चहफ। तो अभी क्या आया? C2H खत्म। कार्बन दो है, मतलब 8 वैलेंसी होनी चाहिए सा, नहीं 6 होनी चाहिए ना, क्योंकि एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसके अलावा 6 होना चाहिए। तो 3 तो फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, तो Cl कितने हुए? 2, 3 4 5 6, सब मोनोवेलेंट है। बस सीख गए, मजा आ गया सर, आज तो बहुत मजा आ रहा है, एग्जाम में नहीं आएगा ये, है ना, नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी अपन ने सीख लिया भैया, फ्रियॉन कैसे बनते हैं। आप क्लोराइड्स में स्वार्ट्ज रिएक्शन करवा दो, फ्रियॉन्स बन जाते हैं। हार्मफुल होते हैं, डिप्लेट्स ओजोन लेयर, इसलिए आजकल यूज नहीं करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये भी तो अल्काइल हैलाइड है ना, तो ये होगा फ्रियॉन्स। इसके बाद भाई साहब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है, बट वो जो रिएक्शन है वो उन्होंने अल्डिहाइड कीटोन में दे रखी है, बट अपन यहीं पढ़ लेंगे, अपन क्यों रुके तब तक। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी रिएक्शन और बहुत शानदार किरदार, है ना। बॉलीवुड फेवरेट क्लोरोफॉर्म, बॉलीवुड वालों का फेवरेट क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ बातचीत करें तो पहले, ऐसा CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या बात है? कलरलेस ऑयली लिक्विड, देखा होगा कलरलेस होता है। अबे वो कलरलेस बॉटल तो लेते हैं व्हाइट कलर का, ऐसा रुमाल में लेते हैं, ऐसे थोड़ी कि रुमाल लाल हो जाता है, कलरलेस ही तो रहता है। फिर पीछे से आता है कचरा से ड्यू, मतलब वो जो भी नाम हो सेक्टर का। कलरलेस ऑयली लिक्विड, क्लोरोफॉर्म क्यों लेते हैं, ब्रोमोफॉर्म क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज इट इज येलो ऑयली लिक्विड। अच्छा रुमाल खराब हो जाएगा इसलिए? भाई रुमाल भी कोई सस्ते थोड़ी आते हैं, मतलब कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, खैर वो तो है ना। उसके बाद ब्रोमोफॉर्म, सॉरी ये ब्रोमोफॉर्म था, और अब क्या है? आयोडोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म होगा ना, आयोडोफॉर्म इज येलो सॉलिड। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, केमिस्ट्री लैब में सबसे ज्यादा आयोडोफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि एक अलग से येलो कलर का सॉलिड दिख रहा है ना, एक अलग डिस्टिंक्शन हो रहा है ना। चलिए, तो यूज की बात करें तो इट इज यूज इन बॉलीवुड, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, डोंट ट्राई दिस एट होम, नहीं तो प्लानिंग करो 2 4 लोग मिलके, कल क्लोरोफॉर्म आते हैं लाते हैं, जैसे ही गेट बंद कर देंगे, जैसे ही सर आएंगे एकदम ठीक है, तो मैं निपटा दूंगा इतनी देर में तुमको तो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, पहली बात तो ये है ना। तुमको इतना टाइम मिलता है कि क्लोरोफॉर्म ले आओ खरीद के, घर जाके तो सोना ही होता होगा खा के, कि कुछ और भी टाइम मिलता है? क्या करते हो फिर उसमें? पढ़ाई तो खैर है ही, करनी है। शो ऑफ कर रहा है भाई तू,
घर जाके पढ़ाई करता है कितनी देर? हाँ ठीक है। और फिर खाना क्या जाते से खाता होगा ना उन्होंने? चलो बढ़िया। हेक्टिक हो जाता होगा थोड़ा। तो आइडोफॉर्म इन सब की बात हो गई। हाँ यूज, क्लोरोफॉर्म की बात चल रही है। यूज क्या है इन बॉलीवुड? सर ऐसे जरूरी है क्या बॉलीवुड में ही करते हैं, टॉलीवुड में नहीं कर सकते, हॉलीवुड में नहीं कर सकते? ये लिखना मत बोलो, लिखना हो तो लिख लेना, मेरा क्या जा रहा है ना? क्लोरोफॉर्म वॉज प्रीवियसली यूज्ड एज एनेस्थेटिक और सर्जरी। एनेस्थेटिक क्या होता है भैया? एनेस्थीसिया में जो देते हैं। एनेस्थीसिया क्या होता है? हाँ बेहोश करना, सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है ना? उसी से इंस्पायर होकर बॉलीवुड वाले लेके आए थे वैसे। पहले यूज करते थे, सीरियसली करते थे एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म, है ना? कभी सर्जरी वर्जरी करनी हो कुछ, पता चले तुम्हारे सामने तुम्हारे ऐसा दांत निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो दर्द होगा, तो दर्द को कम करने के लिए बेहोश कर देते थे वो लोग। करते अभी भी बेहोश, पर अब क्लोरोफॉर्म से नहीं करते। एनेस्थीसिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, पर अब क्लोरोफॉर्म से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज समवॉट पॉइजनस, बहुत ज्यादा नहीं, समवॉट पॉइजनस। और जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहे हैं वैसे वैसे अपन सेफर अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया में यूज नहीं होता है ना? इट इज रिप्लेस्ड बाय, इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय safer alternatives such as ethers। अब एनेस्थीसिया में ईथर यूज होते हैं। ईथर सेफ होते हैं कंपेरेटिवली, है ना? ईथर आर कंपेरेटिवली सेफ। तो पहले यूज करते थे एनेस्थीसिया वगैरह में, बट अब नहीं करते। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की बात चल रही है ना? आयोडोफॉर्म तो लेबोरेटरी में यूज होता है। उसके अलावा और क्या? है ना? इन एयर टू फॉर्म डेडली पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे CHCl3 प्लस एयर स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, डेडली पॉइजनस गैस बनाता है फॉस्जिन, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। और COCl2 कैसा दिखता है? सर डेडली है तो एकदम हाथ में चाकू वाकू लेके ऐसा दिखता होगा, ये है COCl2 फॉस्जिन, ठीक है? पता होना चाहिए कि फॉस्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। तो क्लोरोफॉर्म जब एयर में डालते हो तो वो ऑक्सीडाइज होता है फॉस्जिन बनाने के लिए, इसीलिए, इसीलिए क्या लिखे आगे, इसीलिए, दैट्स वाई। आगे लिखना तो आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना तो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वाई या फिर दैट्स वाई। वाओ। क्लोरोफॉर्म is stored in dark colored bottles filled up to neck, है ना? बॉटल की नेक, बॉटल नेक, डार्क कलर की बॉटल में क्लोरोफॉर्म स्टोर होता है, ठीक है? खुद तो व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड कलरलेस होता है, बट जो स्टोर होता है वो डार्क कलर की बॉटल्स में होता है। क्यों? ताकि सनलाइट वगैरह से उसका कांटेक्ट ना हो, एयर वगैरह से उसका कांटेक्ट ना हो, पूरा फिल्ड करके रखते हैं कई बार, क्योंकि स्लोली स्लोली सनलाइट और एयर के साथ कांटेक्ट करके वो क्या बनाने लगता है, फॉस्जीन, ठीक है? तो पता चला आप किसी को बेहोश करने गए थे और बेहोश की जगह वो होश खो बैठा, है ना? तो तुम्हें बेमतलब हो जाएगी उम्र कैद। तो इसलिए बोला डोंट ट्राई दिस एट होम। डेडली पॉइजनस गैस फॉस्जीन बन जाती हैं, ठीक है? और ये भी वन ऑफ द रीजन होगा कि भैया आप एनेस्थेटिक में क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं करते हैं। बेहोश करने का उस बेचारे को सर्जरी, वो बेचारा सर्जरी करा रहा है मानो दांत की आंख की, बेहोश कर दिया,
फॉस्जीन मिल गई, वो सर्जरी में फिर नुकसान हो जाएगा ना उसका, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म अब यूज नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि क्लोरोफॉर्म एकदम सूंघते से ही मर गया, बहुत बहुत स्लोली। सर कितना स्लोली मेरे को नहीं मालूम, है ना, बट स्लोली होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म जो है वो पूरा डार्क कलर बॉटल में फिल्ड अप टू नेक स्टोर होता है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। अच्छे से बोलो, क्या नहीं आता है? हाँ, डिपेंड करता है, इन जनरल बात करें, इन जनरल, है ना। बाकी अगर तू उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखे तो खुला रख दे, क्या फर्क पड़ता है। इन जनरली बात हो रही है ये। अब तू नेक तक नहीं भरे, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा ही नहीं रहेगा, आधा भी भरेगा तो जिंदा रहेगा। और क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होती है, पर क्या होती है इसमें, रिक्स, है ना। बाबू भैया ने बोला रिक्स नहीं लेने का, तो जनरली पूरा भर के रखते हैं डार्क कलर बॉटल में। बट अगर तू आधा भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, है ना। तो क्लोरोफॉर्म की कहीं बात करूं अगर मैं, तो एक छोटी सी चीज और, वैसे एनसीईआरटी में शायद नहीं है ये, इट कुड ही चलने दो, अरे कलर कलर मैच हो जाएंगे वहां पर। इट कुड बी टेम्परेली स्टोर्ड इन इथेनॉल सॉल्यूशन। क्यों इथेनॉल सॉल्यूशन में टेम्परेली स्टोर क्यों करके रखते हैं? इसलिए रिएक्ट नहीं करता है, नहीं। हाँ काइंड ऑफ वही है, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। जैसे सपोज मान लो फॉस्जीन बन गई, फॉस्जीन क्या है, डीपीजी, डेडली पॉइजनस गैस, है ना। तो इसको कई बार इथेनॉल के सॉल्यूशन में स्टोर करके रखते हैं। इसको या इसको एक ही बात है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो इथेनॉल क्या करता है, देखो मैकेनिज्म तुमको आता है, ओटी लेके आता है, सीएल इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ऐसे ने ई करवा के दोनों बार सीएल निकल के क्या बन जाते हैं यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओईटी एंड ओईटी, इसको बोलते हैं डाइथाइल कार्बोमेट, डाइथाइल कार्बामेट। ये पॉइजनस नहीं है, ये पॉइजनस नहीं है। OH थोड़ी है, ओईटी है, और वो भी sp3 कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, ये sp2 कार्बन है। ठीक है, sp3 कार्बन पे दिक्कत आती है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा, तो sp2 में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कई बार इसको इथेनॉल में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जो आपकी डेडली पॉइजनस गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, और जब अपना काम हो गया तो फिर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवा के ओईटी फिर से हटवा देंगे। अरे केमिस्ट्री वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री जब मिक्स होके आएगी तो धूम मचा देंगे, धूम मचाएंगे, रंग जमाएंगे, है ना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स होके कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए स्टोर्ड इथेनॉल में करके रखते हैं, क्योंकि वो जो फॉस्जीन है वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें डाइथाइल कार्बामेट में, एंड डाइथाइल कार्बामेट इज नॉन पॉइजनस। अच्छा, पॉइजन नॉन पॉइजन पता कैसे करके, चक चक के देखते हैं क्या? ऐसे पता करना है ना, नमक है शक्कर है चक चक के, ऐसा करना मत, है ना। कि सर वो पॉइजन नेचर देखने के लिए चखने गया था मैं तो। अब वो उनके पास तरीके होते हैं, है ना। फॉरेंसिक तरीके हो सकते हैं, केमिकल तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। और अगर ऐसा कुछ करना होता है तो इसलिए तुमने कई बार देखा होगा, जनरली एक्सपेरिमेंट करे होते हैं वो चूहों वगैरह पे करे होते हैं, या फ्रॉक्स पे करे होते हैं, है ना। पहले वैक्सीन भी डायरेक्ट इंसान को थोड़ी लगा दी थी, बाद में लगाई जाती है सब चीजें। तो पहले बायोलॉजी केमिस्ट्री इन सबके एक्सपेरिमेंट जनरली दूसरे लोअर मैमल्स में होते हैं, मैमल ही होते हैं ना, चूहे फ्रॉक ही नहीं होते मैमल। क्यों, बायोलॉजी मैमल नहीं होते वो, फ्रॉग मैमल, मैं तो पूछ रहा हूँ, बता थोड़ी रहा हूँ। नहीं है तो नहीं है, पर एक्सपेरिमेंट होते हैं उन पे, है ना, चूहों वगैरह पे होते हैं कई बार। ठीक है, चलिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं टेस्ट करने के, तुम मत चल जाना कि सर मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ पॉइजनस नेचर। ठीक है, तो ऐसे वार्निंग दे दिए तुमको पहले ही। तो इथेनॉल वगैरह में स्टोर करके रखते हैं ताकि पॉइजन नेचर खत्म हो जाए। और बातें करते हैं इसकी, खतरनाक आदमी है क्लोरोफॉर्म, बहुत चीजें पढ़नी इसके बारे में, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सब।
ये एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लोरोफॉर्म की मेरे को याद है तो मैंने लिखा दी, अब कुछ चीजें मेरे को याद नहीं रहती तो मैं तुमको लिख के दे दूंगा, तो वो तुम्हें लिख के लानी है। सर हमें नहीं लिखना तो तुम्हारी दिक्कत, क्योंकि एनसीईआरटी में वो फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे डेंसिटीज के बारे में बात करी हुई है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करी हुई कि फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का क्या है, डायपोल मूवमेंट के बारे में बात करी गई है। और क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो जेई मेंस और नीट में आने की बहुत प्रबल संभावना है, बहुत। ठीक है, तो वो चीजें मैं तुमको लिख के दे दूंगा आज, तो तुम्हें लिखनी है उसको कॉपी में। पता चले तुम इतनी सारी रिएक्शन रट के जा रहे हो, 50 रिएक्शन, और वो वाला क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टी का, जहां पे मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करा हुआ है, तो फिर तो बर्बादी होगी वो तो अपने को वो भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में दिया है, ये भी दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दी हुई है, तो ये भी आना ही चाहिए, है ना। भले ही से थोड़ा याद करना पड़े पर आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं लिख के दूंगा बाकी चैप्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लोरोफॉर्म की मेरे को याद रहती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। और बात करूं, एक दो छोटी छोटी और बातें। टू टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड। ये भी बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल है। कहीं पर भी अगर हेलाइड है क्लोरोफॉर्म में तो उसमें AgNO3 ही डालते हैं हेलोजेंस में, तो उससे पता पड़ता है AgCl बन रहा है, और उसका परसेंटेज रेशियो निकाल के पता करते हो कितना प्योर है, कितनी क्या चीजें हैं। तो AgNO3 है जो व्हाइट पीपीटी बना देता है AgCl के साथ। ठीक है, तो ये प्योरिटी के लिए टेस्ट होता है AgNO3, है ना। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म का भाई है CCl4। अच्छा, क्लोरोफॉर्म मैंने ये नहीं लिखा है क्या, सॉल्वेंट के जैसे भी यूज होता है यार, है ना, नियरली नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे भी यूज होता है वो क्लोरोफॉर्म CCl4, ये एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज होता है बॉलीवुड या फिर, क्योंकि ऑर्गेनिक है वो इसलिए। कार्बन वगैरह है ना, कार्बन क्लोरीनेशन, क्लोरोफॉर्म भी अच्छा खासा एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। CCl4 भी एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तुम्हें मालूम है, डायपोल मूवमेंट इसका 0 है, ये भी मालूम है, सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, है ना। CCl4 के बारे में एक छोटी सी चीज और मालूम होना चाहिए कि इट वाज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर अंडर व्हाट, अंडर ट्रेड नेम या फिर बाय ट्रेड नेम पायरीन। CCl4 भी एक तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर के यूज में, के काम में यूज आता था। और जब CCl4 अकेला नहीं होता था, और भी चीजें होती थी उसके साथ, है ना, तो उस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम था पायरीन, CCl4 वाला। सिंपल सा है, वॉश को लिखा, अब नहीं यूज करते इतना। यार ये सर्दी वर्दी हटाओ यार कैसे। वॉश क्यों लिखा, पहले होता, वाह, अब क्यों नहीं होता, सेफर अल्टरनेटिव है अपने पास, बाहर रखे हुए लाल कलर वाले कहीं ना कहीं। वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन से, सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट के होते हैं वो काफी सही होते हैं। ठीक है, पायरीन में क्या है कि सपोज मानो आग लगी बिल्डिंग में, जैसे तुम पिछले साल थे क्या जब आग लगी थी क्राउन पैलेस में, तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग कहाँ थे। अच्छा, पिछले साल तुम्हारा तो ऑनलाइन ही गुजरा ना 11th पूरा, तो पुरानी बैच थी, ठीक है, आकांक्षा से यही लोग थे सब। मजा आया था, बहुत मजा आया था। क्राउन पैलेस में आग लगी थी सामने, आग छोटी सी थी और एकदम हड़कम मच गई थी, सब एकदम प्रो मोड में आ गए थे, ऐसे इवैक्यूएशन कर रहे हैं सब। मैंने भी लगाया था फायर एक्सटिंग्विशर वाले को फोन। ठीक है, मतलब उनका ऐसा होता है कि आदमी मरे तो मरे, पर उनको जानकारी पूरी चाहिए, कहाँ लगी, कैसे लगी, कौन से थाने में आता है, किधर आता है। भाई आग लगी है, तुम भाई क्राउन पैलेस नहीं मालूम तुमको, तो फिर तुम क्या करोगे जिंदगी में, अरे मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है, खैर आ गए थे थोड़ा टाइम में, वो अपने दीपक भी अभी नीचे चालू हो गए थे, अपने अभी नीचे वो है, तुमने देखा होगा एक बड़ी सी पाइपलाइन है नीचे, तो भी एकदम रेडी हो गया था, बोले चलो इधर आए अपन, रेडी हो जाओ। बहुत मजा आया था, सबसे पहले तो गाड़ियां हटवाई थी वो उनने आके, बोले गाड़ी हटाओ, क्योंकि गाड़ी यहीं खड़ी रहती है अपनी, ये कहाँ है, नहीं पीछे की साइड,
उधर ही आग लगी थी क्राउन पैलेस, इसलिए उनने ढक दिया पूरा। तुम ऐसे विंडो से देखोगे ना, पहले खुला था यहाँ पे शेड, ऊपर किचन में लगी थी आग, या फिर नीचे लगी होगी क्या पता, तब ढक दिया उन्होंने। खैर कोई ना, होता है कभी कभी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। चलो, तो अब इसकी बात करें, सपोज कहीं पे आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर पहुंच गए, पायरीन लेके, वो आग बुझ गई, बट पता चला आग बुझने की जगह क्लोरोफॉर्म, वहां पे बहुत सारी फॉस्जीन बन गई, तो आग से मरने के बदले दूसरी चीजों से मर जाएंगे। अरे आग बुझाने गए, आग बुझ गई, पर CCl4 फिर से फॉस्जीन बना के जैसे CHCl3 बनाता है, तो फॉस्जीन से तकलीफ होगी। एक तकलीफ दूर करके दूसरी तकलीफ ले ली तो मतलब क्या है। तो अब इसको ऐसे फॉस्जीन बन जाती है ना, ये मतलब CCl4 भी सम अमाउंट में फॉस्जीन मिला देता है, तो नहीं यूज करते। अभी कौन यूज करता है, सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, मतलब सर वो सोडा सोडा मस्त ऐसा सोडा, NaHCO3 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि NaHCO3 जो होते हैं ना लाल वाले, NaHCO3 का पाउडर होता है इसमें, इसको जब कुछ करते हैं ना तो वो, पता है अपन ने NaHCO3 को हीट करते तो Na2CO3 CO2H2O बनती है, तो जो CO2 बनती है, अब CO2 का मोलिकुलर मास क्या है, 44, ठीक है, और आग लगी एयर में, तो ऑक्सीजन जो है वो कंबशन, मतलब कंबशन को ना रोकती है ना सपोर्ट करती है एक तरीके से, कुछ कुछ सपोर्ट भी करती है, तो वो आग लग रही होगी, तो अपन ने क्या कर दिया, उधर से एकदम ऐसे लेके आया, यूं यूं CO2 डाल दी बहुत सारी। अब CO2 क्या है, मोलिकुलर मास 44, ऑक्सीजन मोलिकुलर मास 32, CO2 बोलेगी हम भारी हैं, CO2 क्या बोलेगी, हम भारी हैं, हम नीचे रहेंगे, तुम ऊपर जाओ। अरे CO2 बोलेगी ऐसे कि हम भारी हैं, हमारी डेंसिटी ज्यादा है, हम नीचे रहेंगे, तो वो ऑक्सीजन को ऊपर भेज देगी। आग और ऑक्सीजन का समझौता था, जल रहे थे दोनों साथ में। अब CO2 भाई साहब ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऊपर भेज दिया, खुद नीचे रह गए, और CO2 और आग का एकदम एंटी है एक दूसरे के, तो इनडायरेक्टली आग बुझ गई, क्योंकि CO2 और आग की बनी ही नहीं, तो उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऊपर फेंक दिया, बोले जाओ हमें यहाँ के राजा, हम भारी हैं। इतना सिंपल सा कंसेप्ट होता है उसका। ये मत बोलना सर हम तो उससे भी भारी, हम घुस जाएंगे नीचे जाके ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा मतलब, नहीं तो तुम बोलो सर यही यही रीजन है तो क्यों भाई, ऐसे तो अपन सभी भारी हैं CO2 से, सबसे पहले आप ही जाना सर, नहीं अपन तो ऐसी चीजों से, तो वो फिनोमिनन होता है, सिंपल सिंपल से फिनोमिनन है, केमिस्ट्री पे ही चीजें चलती हैं, भले ही से तुम्हें कैसा भी लगे। अब वहां जाके इंटीग्रेट तो करोगे नहीं, आग लगे चलो इंटीग्रेट करते आओ, लिमिट लगा देते हैं, तो ये चीज काम आती है ना, CCl4 यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर ट्रेड नेम पायरीन। ये सब हो गई बहुत सारी बातचीत, है ना। अब बाकी की जो बातचीत है वो अपन कल NCERT से करेंगे, खत्म नहीं कर रहा हूँ, खुश मत हो, है ना, NCERT पढ़ेंगे अपन, तो बाकी की बातचीत होगी। अभी अपन चालू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर, कोई बच्चा बोले सर मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को ऐसी 5 रिएक्शन बता दो जो मेरे को पढ़ना चाहिए, ताकि मेरे 4-5 नंबर आ जाए कम से कम, नेगेटिव में नहीं जाऊं, जीरो नहीं है, तो मैं उस 5 में से एक रिएक्शन का नाम लूंगा, ये दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। मतलब अब बहुत ही फ्रीक्वेंट कस्टमर है, बहुत फ्रीक्वेंट, ये पेन में ऐसा होता ही है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज्यादा रेगुलर कस्टमर ऑफ एग्जाम, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म पे बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आते जनरली, भाई बता रहा है रात को काढ़ा पी लो सर्दी गायब हो जाएगी सुबह तक, तो मेडिकल साइंस वाले क्या कर रहे हैं फिर, बहुत कम, मतलब फायदा तो होता है, खैर वो अलग बात है, इधर बात करते हैं। तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, है ना। हेलोफॉर्म, अल्डोल, केनिजारो, हॉफमैन ब्रोमामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हेलोफॉर्म भी उसमें से एक रिएक्शन है, ठीक है। तो इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म, बहुत मजा आ गया। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इस मेथड से बनाए जाते हैं, है ना। ऐसा तो होनी कि डायरेक्टली मिल गए चलो, तो इस मेथड से बनाए जाते हैं। तो पहले अगर मैं एक लाइन में लिखूं रिएक्शन को, ठीक है, एक लाइन में अगर लिखूं तो कैसा होगा। एक्चुअली ये रिएक्शन एनसीईआरटी में शायद तक अल्डेहाइड कीटोन में दे रखी है ना, और अल्डेहाइड कीटोन में उन्होंने पढ़ाई है, तो अल्डेहाइड कीटोन का वेटेज भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है। अपन ने अल्डेहाइड कीटोन की बहुत सारी रिएक्शन तो अभी ही पढ़ ली है, एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड,
ग्रिग्नाट पूरा उन्होंने कार्बोनिल में दे रखा है, अब वो कार्बोनिल तक ग्रिग्नाट रोकते तो फिर तो बहुत देर हो जाती। ये वाली रिएक्शन में उन्होंने एल्डिहाइड कीटोन में दे रखी है। ठीक है, अभी अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा इधर दे रखा है, थोड़ा इधर दे रखा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करते हो आप? हेलोफॉर्म बनाते हो किससे? कार्बोनिल से। किससे? एनी कार्बोनिल कंटेनिंग मिथाइल कीटोन लिंकेज। कौन सी लिंकेज? मिथाइल कीटोन लिंकेज। सर मिथाइल कीटोन क्या होता है? अरे कैसी बात करो, मिथाइल कीटोनिक मतलब ये कीटोन जरूरी नहीं है, मिथाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है। मिथाइल कीटोनिक लिंकेज मतलब ये मिथाइल कीटोनिक लिंकेज है ना। तो एनी कार्बोनिल कंटेनिंग मिथाइल कीटोन लिंकेज व्हेन सब्जेक्टेड टू X2 in the presence of base, when subjected मतलब when reacted with halogen in the presence of base produces हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म तो पढ़ चुके हैं क्या? कलरलेस ऑयली लिक्विड, ब्रोमोफॉर्म येलो ऑयली लिक्विड, आयोडोफॉर्म येलो सॉलिड। लैब में सबसे ज्यादा आयोडोफॉर्म बनाते हैं क्योंकि वो अलग ही सॉलिड के फॉर्म में दिख जाता है ना। अब क्लोरोफॉर्म बना दिया, पता ही नहीं पड़ा येलो लिक्विड, कलरलेस लिक्विड बन गया। ठीक है, तो अपन मेनली आयोडोफॉर्म यूज करते हैं यहाँ पर। तो कोई सा भी कार्बोनिल, जैसे सपोज मान लो CH3CHO, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, कोई सा भी कार्बोनिल, रिमेंबर दिस, कोई सा भी कार्बोनिल व्हेन सब्जेक्टेड टू X2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे सपोज मान लो I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, फ्लोरीन जनरली नहीं लेते हो क्योंकि फ्लोरीन भैया की जो दुनिया है वो अलग ही चलती है। ये तो क्या बनेगा? CHI3 क्या बनेगा? येलो सॉलिड CHI3, और उसके साथ में क्या बनेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बनेगा? हेलोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 4-5 रिएक्शन या फिर और भी ज्यादा रिएक्शन, कि इनके साइड प्रोडक्ट को लेके भी वो बहुत देर तक खेल सकता है, क्योंकि ये तो बच्चा रट के जाएगा, वाह मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म, ये मजा आ गया, बट उसने ये नहीं पूछा इसके साथ रिएक्शन करवा लिया आगे तक। तो आपको साइड प्रोडक्ट भी बना होना चाहिए कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कोई भी कार्बोनिल जिसके पास क्या हो, मिथाइल कीटोन लिंकेज, उसको जब बेस के साथ डालोगे हेलोजन और बेस में, तो क्या बनेगा? हेलोफॉर्म और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात है सर, हमने तो रट लिया। मैकेनिज्म पढ़ेंगे भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 5 भी कम पढ़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ 7 स्टार दो इसको। है ना। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर बाकी की बहुत सारी बातें करेंगे धीरे धीरे, आज और कल 2 ही दिन। बहुत बढ़िया रिएक्शन है। मैकेनिज्म इसी क्वेश्चन के साथ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या अपना? इथेनॉल है। अच्छा ये मत बोलना सर मिथाइल कीटोन ने मिथाइल एल्डिहाइड लिंकेज है, चलता है, इन जनरल बोला मिथाइल कीटोन जाता है, बट मिथाइल कीटोन हो या फिर मिथाइल एल्डिहाइड हो, बात एक ही है ना। तो इसी के साथ अपन लेते हैं। है ना, ये डाला हुआ है, बात समझो और जज्बात समझो। अरे बात समझो और जज्बात समझो इसके। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ लिखोगे फिर तुम? लिख लेना जगह बना के कहीं ना कहीं, आगे पढ़ेंगे लिख। तो दोस्तों समझना बात को, इसके जज्बात को। अगर मैंने यहाँ पे ग्रिग्नाइट लिया होता, ये मत लिखना है ना, मैं तुमको कंफ्यूज करके तुमको क्लियर कर दूंगा, तो क्या कि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे तो काफी टाइम तक कंफ्यूजन था कि इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। सर व्हाट इज ऐसा एंड व्हाट इज वैसा। अगर दोस्तों मैंने इसमें डाला ग्रिग्नाट, अगर मैंने डाला ग्रिग्नाट, तो कार्बोनिल ग्रिग्नाट के साथ एसिड बेस करता है कि एडिशन करता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं है, एसिडिक है बट इतना नहीं है। तो ग्रिग्नाट के साथ क्या होता है? आर नेगेटिव इस पर आता है, बॉन्ड से टूटता है, क्या बनता है? CH3 CO नेगेटिव, R और H, और फिर बाद में अल्कोहल बन जाता है ना। तो यही होता है। अब ये जनरली कोई तुमको बताएगा नहीं, और कहीं तुमको लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा
कि इस रिएक्शन में ऐसा क्यों नहीं होता है। ये सब बता देंगे कि यहाँ पर एसिडिटी देखते हैं, बट ये कोई नहीं बताएगा भाई साहब इस रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है, मतलब बहुत मुश्किल से पता पड़ता है चीजें। तो इस रिएक्शन में भी एक्चुअली तो ऐसे ही होना चाहिए था कि OH नेगेटिव आए और अमोन एसिड रुके। रीजन तो बहुत सिंपल है, बहुत एकदम लल्लू रीजन है, ठीक है, बट इस पर बात होती नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड तो OH नेगेटिव से भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ग्रिग्नार्ड तो OH नेगेटिव से भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ग्रिग्नार्ड के लिए इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो OH नेगेटिव के लिए कहां से आएंगे? क्योंकि ग्रिग्नार्ड जो है वो एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से दे देता है, बट OH नेगेटिव इसके साथ एडिशन रिएक्शन अच्छे से नहीं दे पाता है। वो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब OH नेगेटिव इस पे लेके आओगे तो अब तुम समझ चुके हो क्या, एक sp3 कार्बन पे 2 OH, ये जो इंटरमीडिएट ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है। होना तो यही चाहिए था, ग्रिग्नार्ड में तो यही, ग्रिग्नार्ड में क्यों नहीं हुआ ऐसा? अबे ग्रिग्नार्ड में R जोड़ा था तो एक कार्बन पे एक ही OH था, बाकी तो R और CH3 थे ना, तो वो अनस्टेबल थोड़ी ना बन रहा था, ठीक है। बट यहां पर जब तुम OH नेगेटिव जोड़ने जाओगे और जो तुम बनाओगे ये क्या है? अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल। तो ये रिएक्शन ऐसे आगे नहीं जाएगी, एडिशन रिएक्शन इसके साथ आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जो बन रहा है वो अनस्टेबल बन रहा है, वो वापस पीछे आना चाहेगा। इसी कारण से यहां पर आप हेलो फॉर्म में एडिशन रिएक्शन नहीं कराते, तो यहां पर आप क्या यूज करते हो बताओ? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या यूज करते हो? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि पहले तो आप चल गए थे एडिशन रिएक्शन करवाने ग्रिग्नार्ड जैसे, तो ग्रिग्नार्ड ने तो कर ली, ग्रिग्नार्ड तो निकल गया आगे एकदम पतली गली से, तो चलो मैं तो निकल रही हूँ, बट इसने देखा कि यहाँ पर तो एक कार्बन पे 2 OH आ गए, तो ये नहीं निकल पाया पतली गली से, क्योंकि तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होती है? यहाँ पर यूज होती है कंसेप्ट एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस रास्ते नहीं जाना है आपको, एसिड बेस रिएक्शन के रास्ते जाना है ना। तो OH नेगेटिव है, साथ में I2 है, तो OH नेगेटिव पहले क्या करेगा? एज अ बेस काम करेगा। OH नेगेटिव क्या करेगा? एज अ बेस काम करेगा। रुको यार, इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। हाँ बेटा आजा, बड़ा हो जा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस बस बस, ठीक है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा? एज बेस काम करेगा, और बेस को क्या पसंद है? अब एसिड, एसिड क्या H+ है ना यहाँ पर, बेस को पसंद है हाइड्रोजन, तो इस OH नेगेटिव ने क्या करा? यहाँ से H+ खींचा, वाली तो जा नहीं पा रहा था, H+ निकलेगा, तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? CH2 माइनस CHO। अब CH2 माइनस क्या करेगा? बैठे बैठे अंताक्षरी खेलेगा, और क्या कर सकता है? अबे I2 भी तो लिया है, I2 का काम क्या है? अरे I2 के पास क्या, I+ और I-, तो CH2 माइनस आया I+ के साथ, और इसको ऐसे निकाला I नेगेटिव। I नेगेटिव तो Na के साथ नाई बना लेगा, नाई नाई नाई, तो ये जो I पॉजिटिव है वो जुड़ गया यहाँ पर, क्या बना भैया? CH2 I और CHO। क्या ये रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगी? आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों आपने एक्सेस में ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं? अधिक मात्रा में ले रखे हैं। तो फिर से अगर मैं फिर से NaOH डालूंगा, तो फिर से NaOH डालूंगा, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है दोस्तों, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो भी तो एसिडिक है, तो ये बेस क्या करेगा? इस H+ को फिर से खींच लेगा। बेस क्या करेगा? इस H+ को फिर से खींच लेगा, क्या बनाएगा? CHI नेगेटिव और CHO। अब ये CHI नेगेटिव फिर से क्या करेगा? I2 पे जाएगा, और एक और बार I आ जाएगा, क्या बन गया? CHI2, सॉरी CHI2 और CHO। क्या अभी और स्कोप है क्या? अरे स्कोप है, हाँ है, अभी एक और हाइड्रोजन बचा है, तो जो OH नेगेटिव वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को भी लेगा, और यहां पर क्या बन गया? तो बहुत बड़ी रिएक्शन दिख रही है, पर कोई दम थोड़ी है इसमें। वो क्या रहा है? एसिड बेस तो हो रही है 3 बार। उसके बाद अब फिर से नेगेटिव किस पे जाएगा? I2 के I पर, क्या बन गया? CI3 CHO, है ना। पहला क्वेश्चन कि फर्दर रिएक्शन के साथ रेट बढ़ेगा कि कम होगा, तो बात समझना, पहले ये नेगेटिव था, इस पे सिर्फ इसका -M लग रहा था। अब जो बाद में नेगेटिव बना,
इस पे इसका माइनस एम भी लग रहा है, इसका माइनस आई भी लग रहा है, और जो बाद में नेगेटिव बन रहा है इस पे इसका माइनस एम माइनस आई लग रहे हैं दो ही। तो ये रिएक्शन को आपको फोर्सफुली आगे नहीं ले जाना पड़ेगा, अपने आप आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्दर इंटरमीडिएट है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये जो पहला इंटरमीडिएट है उससे ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला है, क्योंकि माइनस आई भी लग रहा है साथ में, उससे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में तो अपने आप आगे जाती है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन का स्कोप है क्या? नहीं है, अब नहीं है। तो अब क्या करें? करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या? वाह वाह वाह। तो अब कोई स्कोप नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन का। तो अब एक बार चलो ऐसा करो, अच्छा मेरी बात सुनना, एक अच्छी बात बता दो तुमको। एक तो क्या तरीका था इसके पास कि एडिशन करके स्टेबल हो जाता, नहीं हो पाया क्योंकि एक कार्बन पे दो OH आ गए। दूसरी चीज, उसके पास स्टेबल होने का एक और तरीका था, क्या? कि अगर यहां पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप होता तो। एक तो क्या था, एडिशन करके इसे ग्रिग्नार्ड स्टेबल बना लेता है, और दूसरी चीज क्या हो सकती थी कि अगर यहाँ पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप होता तो O नेगेटिव आता और उस लिविंग ग्रुप को निकाल देता। बट यहाँ पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप था क्या? नहीं था। OH है तो सही, अबे OH को निकालोगे तो घर घर हो जाएगा ना। OH के अलावा क्या CH3 और H अच्छे लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं है, ठीक है, अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। अब यहाँ की स्थिति समझो, यहाँ की परिस्थिति समझो। OH नेगेटिव आया, देखो अब एसिडिक हाइड्रोजन तो खत्म होगा ना इधर को, क्या बना? CI3 CO नेगेटिव OH और H। सर फिर पे कार्बन पे दो OH आ गए, अनस्टेबल अनस्टेबल, घर ले चलो फिर से। नहीं, अभी एक और पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। क्या? वहां पर तो अनस्टेबल था तो नहीं हुआ, ये भी है तो अनस्टेबल, पर यहां पर अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपको मिल चुका है। अब आपको एक अच्छा लिविंग ग्रुप मिल चुका है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्या? CH3 नेगेटिव स्टेबल होता है क्या? नहीं। तो सर CI3 नेगेटिव स्टेबल होता है क्या? हाँ, CI3 नेगेटिव, नेगेटिव 3 3 I अपना मस्त सा -I दे दे के उसे स्टेबलाइज करेंगे। CI3 नेगेटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप देन CH3। तो अब ये रिएक्शन आगे जाएगी और CI3 नेगेटिव यहां से खटाक निकलेगा। तो क्या बना भैया? CI3, अब CI3 लिखा है ना, वो कुछ और नहीं लिखा है, तुम समझ लो कुछ और उसको। तो CI3 नेगेटिव एंड यहां क्या देखो, HC डबल बॉन्ड OH, क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो सर मामला सेट हो गया, नहीं अभी भी सेट नहीं हुआ, अभी भी वहां पर एसिड बचा है, यहाँ पर बेस बैठा है। तो एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, दोनों एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो CI3 नेगेटिव गया, भैया भैया हाइड्रोजन दे दो, तो दे देगा वो, क्योंकि वो तो एसिडिक है। सर कितना हैवी है ये? अबे कोई हैवी नहीं है। तो CI3 नेगेटिव से H लेके क्या बना लिया? CHI3। सर आपने कलर गलत बनाया, लाल नहीं होता है। तो ये भी कौन सा मैंने कलर उसके हिसाब से बनाया है ना, रैंडमली मैंने लाल बनाया, एक्चुअली तो येलो ऑरेंज टाइप होता है। तो क्या हुआ, इस I नेगेटिव ने उससे एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया, तो CHI3 प्लस उसने एसिडिक हाइड्रोजन दे दिया, तो वो क्या बना? हकोना HCOO नेगेटिव, है ना। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोफॉर्म बन गए। कितनी खतरनाक रिएक्शन है, मैं कह रहा हूं, अगर तुम खुद से इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो ये बहुत लल्लू रिएक्शन है। क्या करना है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन हटा के आई लगाना है, और फिर बाद में ऐड करके लिविंग ग्रुप निकालना है, फिर एसिड बेस करानी, करना ही क्या है। अभी तुम्हें टफ लगेगा, बट जब कल तुम इसको रिवाइज करके आओगे और जब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे तो तुम्हें टफ नहीं लगेगा। तो अभी मैकेनिज्म बता दिया ताकि इसके साथ क्या हो जाओ, फेमिलियर, है ना। फिर इसके आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे कल। बहुत तगड़ी बहुत प्यारी रिएक्शन है। कुछ चीजों में मैंने तुमको जान करके कंफ्यूज करा, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमको बताता नहीं है तो भी तुम मान जाते कि डायरेक्ट एसिड बेस करा लो। बट मन में ये सवाल आना चाहिए था कि एसिड बेस क्यों ही ग्रिग्नाट तो जाके ऐड हो रहा है, OH नेगेटिव ऐड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। पर सर यहाँ पर जाके ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा है, वहां नहीं है। तो ये सब बहुत कंसेप्चुअल बहुत प्यारी चीजें हैं, इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। हेलो फॉर्म खत्म कर लेंगे और एनसीईआरटी थोड़ी बहुत देख लेंगे, टाइम मिला तो, है ना। चलिए, अगर आपके पास हो तो आप लेके आइएगा एनसीईआरटी, अगर ये खत्म हो जाए तो। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत जा सकते हो, थैंक यू वेरी मच। कृपया रिवाइज करिएगा, चीजें इजी रहेंगी, है ना। धन्यवाद।